हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी पथिक। कैसे हैं आप सभी? आज की क्लास में हम हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे, तो एंड तक बने रहना है हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह सीखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखें रटने का नाम नहीं है। ये तो हमारे सर्वाइवल की सबसे शानदार कहानी है। एग्जैक्टली और आज की इस डीप डाइव में हमारा तरीका एकदम क्लियर रहेगा। हम पीडीएफ के क्वेश्चंस, ऑप्शन और आंसर के साथ डिटेल भी बताते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में अदर ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं ना। एकदम सही अप्रोच है। अगर आप बाकी के 3 ऑप्शंस को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। यही डीप डाइव का असली मकसद है। तो चलिए इसको अनपैक करते। कल्पना कीजिए एक ऐसे विशाल महानगर की जहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी एक दूसरे को समकोण पर काटती हों। हाँ, और हर घर में अपना कुआं हो, पक्की ईंटों के मकान हो। सोचिए, और शहर के नीचे से एक बेहतरीन ड्रेनेज व्यवस्था गुजर रही हो, जिसे देखकर आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। और मजे की बात यह है कि ये सब एक ऐसे समाज ने बनाया था जिसके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, सही कहा। जिसने कोई बड़े युद्ध नहीं लड़े और जिसने कभी लोहे का एक भी हथियार नहीं बनाया था। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल पहले हमारे इसी भारतीय उपमहाद्वीप में पनपी सिंधु घाटी सभ्यता की सच्चाई है। लेकिन मैं सोच रही थी, हम सीधे शहरों तक कैसे पहुंच गए? एक आदि मानव जो पत्थरों से जानवरों का शिकार करता था, उसने प्रकृति को कैसे समझा? ये सफर शुरू कहाँ से होता है? देखिए, अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कालानुक्रम पर गौर करें तो कहानी शुरू होती है पुरा पाषाण काल से। इंसान पूरी तरह से खानाबदोश था। शिकार किया, पेट भरा और आगे बढ़ गया। सर्वाइवल ही इकलौता लक्ष्य था। एग्जैक्टली। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव तब आया जब भारी पत्थरों की जगह छोटे और नुकीले औजारों ने ले ली। अच्छा, जिन्हें मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक युग के माइक्रोलिथ कहा जाता है। पर मेरा एक सवाल है, औजारों का छोटा होना इतनी बड़ी क्रांति कैसे बन गया? इस मैकेनिज्म को समझना बहुत दिलचस्प है। बड़े पत्थरों से शिकार करने का मतलब था कि इंसान को जानवर के बहुत करीब जाना पड़ता था, जो कि ऑब्वियसली बहुत रिस्की रहा होगा, जानलेवा भी। बिल्कुल। इंसान अक्सर खुद शिकार बन जाता था। माइक्रोलिथ यानी 1 से 5 सेंटीमीटर के नुकीले पत्थर कोई मामूली बदलाव नहीं थे। ये एक तरह से एरोडायनामिक्स की शुरुआत थी। मतलब उन्होंने इन छोटे पत्थरों को लकड़ी या हड्डी के डंडों के सिरे पर बांधना शुरू कर दिया। हाँ, और इससे भाले और तीर कमान का आविष्कार हुआ। अब वो दूर से ही शिकार कर सकते थे। उनकी खुद की जान जोखिम में कम थी। ये तो बहुत लॉजिकल है। जब जान का खतरा कम हुआ तो इंसान को सोचने का समय मिला होगा। सही बात है। उसे हर पल भागने की जरूरत नहीं थी। और यही वो दौर था जब उसने सबसे पहले जानवरों को मारने के बजाय उन्हें पालने के बारे में सोचा। अरे वाह! यानी पशुपालन की नींव इसी मध्य पाषाण काल में पड़ी। और इस ऑब्जर्वेशन का सबसे बेहतरीन सबूत है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका, बिल्कुल, जिसकी खोज 1957-58 में वीएस वाकणगार ने की थी। हाँ, जो आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन यार, इतिहास को लेकर गलतफहमियां भी बहुत होती हैं। कई पुराने लेखों में दावा कर दिया जाता है कि भीमबेटका का संबंध लौह युग से है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। मुझे भी यही लगा। जब मैं रिसर्च करी थी तो लगा कि ये तो वैसी ही बात होगी जैसे किसी पुरानी ऑडियो कैसेट टेप को देखकर कोई उसे मॉडर्न स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट कह दे। ये स्पॉटिफाई वाली एनोलॉजी एकदम सटीक बैठती है। लौह युग तो बहुत बात की घटना है। तो भीमबेटका की असली अहमियत क्या है फिर? इसका जादुई पहलू ये है कि यहाँ पुरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक निरंतर मानव निवास के साक्षी मिलते हैं। इंसान यहाँ 1 लाख साल से भी ज्यादा समय तक रहा। 1 लाख साल? मतलब सैकड़ों हजारों पीढ़ियों ने उन गुफाओं को अपना घर माना? सही कहा। अगर इसे आज के नजरिए से देखें तो वो लाल और सफेद रंग से पुती दीवारें उस जमाने का सोशल मीडिया थी। क्या बात है! मतलब वो अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। बिल्कुल। आज हम इंटरनेट पे चीजें डालते हैं, उस समय का इंसान अपने शिकार के तरीकों और सामूहिक नृत्यों को उन दीवारों पर उकेर रहा था। और उनके दिमाग में जो चल रहा था वो उन्हें अगले सबसे बड़े कदम की ओर ले गया, प्रकृति पर नियंत्रण। इंसान ने चीजें उगाना शुरू किया। हाँ, कृषि की शुरुआत। लेकिन उससे पहले इंसानियत के कुछ प्रथम या फर्स्ट्स को लिस्ट कर लेते हैं। जैसे पहला पालतू पशु कुत्ता था। पहला औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी। और पहली धातु तांबा। और पहली फसल जौ यानी बार्ले। लेकिन जब हम कृषि की बात करते हैं तो अब यहाँ मुद्दा सच में दिलचस्प हो जाता है। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। देखिए,
पुरानी किताबों में साफ लिखा होता है कि भारत में कृषि का सबसे पुराना साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है, करीब 7000 ईसा पूर्व का। जो कि काफी लंबे समय तक सच माना जाता था। एग्जैक्टली, मैं भी यही मानती थी। लेकिन जब मैंने हालिया पुरातात्विक रिसर्च को खंगाला तो उत्तर प्रदेश के लहुरा देव का नाम सामने आया। इसने तो पूरी ज्योग्राफी ही बदल दी। यही वजह है कि हमें अपडेटेड रहना पड़ता है। लहुरा देव में जो नई खुदाई हुई उसने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब वहां से जो चावल के प्रमाण मिले हैं वो कितने पुराने हैं? उनकी कार्बन डेटिंग लगभग 8000 से 9000 ईसा पूर्व की पाई गई है। इसका मतलब है कि मेहरगढ़ से भी 1-2 हजार साल पहले यूपी के मैदानी इलाकों में लोग चावल उगा रहे थे। ये सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। और देखिए, चावल उगाने का मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा पानी और निरंतर देखभाल की जरूरत होगी। हाँ, आप बीज डालकर महीनों के लिए शिकार पर तो नहीं जा सकते। सही बात है, आपको वहीं रुकना होगा। कृषि ने इंसान को एक ही जगह पर बांध दिया और एक नए युग को जन्म दिया, नवपाषाण काल, जिसे हम नियोलिथिक एज कहते हैं। जो शब्द जॉन लुबॉक ने दिया था। अब इंसान घुमक्कड़ नहीं रहा, और जब आप एक जगह रुकते हैं तो आपको एक स्थायी घर चाहिए। प्राकृतिक गुफाएं अब काफी नहीं थीं। बिल्कुल, इसी ठहराव ने कुछ बहुत ही अभिनव आर्किटेक्चर को जन्म दिया। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मिलता है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो गर्तवास यानी जमीन के नीचे गड्ढे वाले घरों का जिक्र आया। पिट ड्वेलिंग्स, हाँ। मुझे तो ये पढ़कर आज के क्लाइमेट कंट्रोल्ड बेसमेंट की याद आ गई। ये कहना बिल्कुल सही है। बुर्ज होम कश्मीर में है, जहां सर्दियां जानलेवा हो सकती हैं। आज की तरह हीटर तो थे नहीं उनके पास। पर पत्थर के औजारों से जमीन खोदना भी तो कोई आसान काम नहीं रहा होगा। इतनी मेहनत क्यों? जियोथर्मल इंसुलेशन के कारण। जमीन के नीचे का तापमान बाहर की बर्फीली हवाओं के मुकाबले काफी स्थिर और गर्म रहता है। ये उनके सर्वाइवल का एक शानदार इंजीनियरिंग समाधान था। वाकई कमाल का इनोवेशन है। पर बुर्जों में एक और अजीब चीज मिली है। वहां कब्रों में इंसानों के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। हाँ, ये एक बहुत बड़ी डिबेट का हिस्सा है पुरातत्वविदों के बीच। क्या ये इंसान और कुत्ते के बीच का इमोशनल बॉन्ड था या फिर मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़ा कोई स्पिरिचुअल रिचुअल? मेरा मानना है कि दोनों ही बातें सही हो सकती हैं। कुत्ता सिर्फ एक पालतू जीव नहीं था, वो रात में जंगली जानवरों से कबीले की रक्षा करता था। ये बंधन बहुत गहरा था। और स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो ये एक बहुत बड़ी वैचारिक छलांग थी। इंसान अब मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत मान रहा था। शायद उन्हें लगता था कि अगले सफर में भी वफादार साथी की जरूरत पड़ेगी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उनके सोचने का दायरा कितना बढ़ रहा था। अच्छा, अब एक जगह बसने और खेती करने के बाद एक नई समस्या आई। औजारों की समस्या। हाँ, पत्थर के औजार जंगल साफ करने के लिए काफी नहीं थे, वो जल्दी टूट जाते थे। इंसान को एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड चाहिए था। और वो अपग्रेड आया धातु के रूप में। ताम्रपाषाण काल या चाल्कोलिथिक एज। इंसान ने पहली धातु निकाली, तांबा। लेकिन उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद नहीं किया था, है ना? इसीलिए ताम्रपाषाण कहते हैं। बिल्कुल। तांबे की खूबी ये थी कि इसे पिघलाकर मनचाहा आकार में ढाला जा सकता था। टूटने पर दोबारा पिघला लो। पर तांबा मुलायम होता है। हाँ, सख्त चीज पर मारेंगे तो धार मुड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने तांबे में टिन मिलाना सीख लिया, जिससे बना कांसा या ब्रॉन्ज। और यहीं से कांस्य युग की शुरुआत हुई, जिसने सिंधु घाटी सभ्यता जैसी महान नगरीय संस्कृति की नींव रखी। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प ट्रैप आता है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। हम सोचते हैं कि जो सभ्यता जितनी उन्नत होगी उसके पास उतने ही बेहतरीन लोहे के हथियार होंगे। ये एक ऐसी ऐतिहासिक भ्रांति है जिसमें बहुत से लोग उलझ जाते हैं। क्या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने युद्ध और खेती के लिए लोहे का इस्तेमाल किया था? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन थी, उन्हें लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब इतनी विशाल सभ्यता और उनके पास लोहा नहीं था, तो लोहे की खोज कब हुई? लोहे की खोज तो बहुत बाद में, उत्तर वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई। लोहे को पिघलाने के लिए भट्टी का तापमान कम से कम 1538 डिग्री सेल्सियस चाहिए। बाप रे, इतनी गर्मी पैदा करने की तकनीक उनके पास नहीं थी। हाँ, तांबा और टिन काफी कम तापमान पे पिघल जाते हैं, इसलिए वो उनका इस्तेमाल कर पाए। ये बात तो सच में माइंड ब्लोइंग है। बिना लोहे के उन्होंने जो अर्बन मास्टर प्लान तैयार किया वो आज भी दुनिया को चकित करता है। प्रथम नगरीकरण। और ये सभ्यता मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय या द्रविड़ प्रजाति द्वारा निर्मित मानी जाती है। उनका जोर सैन्य शक्ति पर नहीं बल्कि नगर नियोजन पर था। पक्की ईंटों के घर और वो कवर ड्रेनेज सिस्टम
घरों का गंदा पानी ढकी हुई मुख्य नाली में जाता था। सफाई के लिए मैनहोल बने थे। यहां तक कि पानी का रिसाव रोकने के लिए जिप्सम और डामर गलेब भी लगाया था। ये पब्लिक हाइजीन का ऐसा स्तर था जो यूरोप के कई बड़े शहरों में 19वीं सदी तक नहीं था। और इसका ज्योग्राफिकल फैलाव देखिए, लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। ये विशाल त्रिभुजाकार इलाका था। बिल्कुल। अगर हम दिशाओं के हिसाब से देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर, जो चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, जो प्रवरा नदी के पास है। सही कहा। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर, हिंडन नदी से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक, जो दाश्क नदी के किनारे था। हजारों किलोमीटर का फासला, और बिना किसी केंद्रीय तानाशाह या मिलिट्री के, एक जैसी ईंटें, मानकीकृत वजन, एक जैसी मोहरें, ये सब व्यापार और आपसी सहयोग से ही तो मुमकिन हुआ होगा। बिल्कुल। उनका एकीकरण व्यापारिक हितों और एक साझा जीवन शैली पर आधारित था, न कि किसी राजा के खौफ पर। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? अगर हम थोड़ा पीछे हटकर इस पूरी यात्रा का एक फिलोसॉफिकल व्यू लें, तो ये सिर्फ तारीखों का इतिहास नहीं है। ये हमारी चेतना के विकास की कहानी है। देखिए, मध्य पाषाण काल में हमने पशुपालन से मित्र बनाए, नवपाषाण में कृषि से जड़ें जमाई, और ताम्र पाषाण में पृथ्वी को समझा, धातु खोजी। एग्जैक्टली। और सिंधु घाटी में हमने भविष्य का निर्माण किया, एक बेजोड़ नगर निर्माण। ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इंसान का दिमाग कैसे नए समाधान निकाल सकता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ ऐतिहासिक कालों को सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। इसके ऑप्शंस में स्थायी जीवन, प्रथम नगरीय सभ्यता, छोटे औजार, मजबूत धातु और बड़े जानवरों का शिकार शामिल है। इसे रटने के बजाय इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि इंसान की ज़रूरतें कैसे बदलती गईं। सोचिए, इसका सही क्रम क्या होना चाहिए? सबसे पहले पुरापाषाण काल आया, जहां इंसान खानाबदोश था और बड़े जानवरों का शिकार करता था। फिर आया मध्य पाषाण काल, जहां उसने छोटे औजार बनाए, जिन्हें माइक्रोलिथ्स कहते हैं, और पशुपालन शुरू किया। इसके बाद नवपाषाण काल में खेती शुरू हुई और लोग एक जगह टिककर रहने लगे। फिर ताम्रपाषाण काल में तांबे की खोज हुई, और अंत में सिंधु घाटी में पहले नगर बसे। तो इस लॉजिक से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं मानव इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रथम कदमों पर। ये मैचिंग वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, इंसान का पहला पालतू पशु कुत्ता था। पहली फसल जो उगाई गई वो जौ यानी बार्ली थी। पहला औजार पत्थर की कुल्हाड़ी थी और पहली खोजी गई धातु तांबा थी। परीक्षा के लिए इन पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए। भीमबेटका पर बेस्ड ये सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है। यहाँ एग्जामिनर ने एक बहुत बड़ा ट्रैप सेट किया है। वीएस वाकनकर ने 1957-58 में इसकी खोज की थी, ये बिल्कुल सही है। 2003 में इसे यूनेस्को स्टेटस मिला, ये भी सही है। लेकिन दूसरा कथन पूरी तरह गलत है। भीमबेटका के शैलचित्र पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के हैं। लौह युग यानी आयरन एज से इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब हम अपनी टाइमलाइन में आगे बढ़ते हैं और नवपाषाण काल की तरफ चलते हैं। ये वो समय था जब इंसान ने जानवरों को पालना सीख लिया था और अब वो खेती करके पूरी दुनिया को बदलने वाला था। इस सवाल पर गौर करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि, खासकर चावल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं मेहरगढ़, कुलडीहवा, लाहुरादेव और संगनकल्लू। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन गलती कर बैठते हैं। होता क्या है कि लोग अक्सर मेहरगढ़ को सबसे पुराना मान लेते हैं क्योंकि वहां गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले थे। लेकिन अगर हाल की पुरातात्विक खोजों को देखें तो उत्तर प्रदेश का लाहुरादेव कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य बन गया है। तो अगर एग्जाम में लाहुरादेव विकल्प दिया गया है तो आपको उसी पर टिक करना है। इसीलिए हर एक ऑप्शन को बारीकी से समझना जरूरी है। जब खेती शुरू हुई तो इंसान एक जगह रुकने लगा और उसे रहने के लिए घर चाहिए था। ये सवाल पूछ रहा है कि गर्तावास यानी जमीन के नीचे गड्ढे वाले घर और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम। ये फैक्ट बहुत बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और ताम्रपाषाण काल में प्रवेश करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था जब इंसानों ने धातु का इस्तेमाल करना सीखा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ताम्रपाषाण काल को किस विशेषता द्वारा परिभाषित किया जाता है? इसका जवाब तो इसके नाम में ही छिपा है। ताम्र यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है।
ये वो समय था जब मानव ने पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू किया था। इसी एक शुरुआत ने आगे चलकर उन्नत सभ्यताओं की नींव रखी। और अब हम इतिहास की सबसे शानदार स्टेज पर पहुंच गए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। एग्जामिनर्स का ये बहुत ही फेवरेट कथन और कारण वाला सवाल है। कथन ए कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और कारण आर कहता है कि यहाँ के लोगों ने लोहे के हथियारों का व्यापक प्रयोग किया। अब यहाँ स्टूडेंट्स के साथ एक क्लासिक ट्रिक खेली गई है। इसे बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, लेकिन इसका कारण पूरी तरह से गलत है। सिंधु घाटी के लोगों को लोहे के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लोहे की खोज इसके बहुत बाद वैदिक काल के आसपास हुई। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है, लेकिन आर गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से अपनी किस विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये अपनी मिलिट्री के लिए जानी जाती थी? बिल्कुल नहीं। ये अपनी बेहतरीन अर्बन प्लानिंग और शानदार ड्रेनेज सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। उनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नालियां पक्की ईंटों से ढकी होती थीं। वो लोग सच में अपने समय से बहुत आगे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बाउंड्रीज समझना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक ट्रायंगुलर सभ्यता थी। इसकी सीमाओं को ऐसे याद रखिए। सबसे उत्तर में चिनाब नदी के पास मांडा, दक्षिण में गोदावरी की सहायक नदी के पास दैमाबाद, पूर्व में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर और पश्चिम में दाश्क नदी के पास सुतका गेंडोर। एग्जाम में ये नाम डायरेक्टली मैच करने के लिए आते हैं। तो खानाबदोश शिकारियों से लेके बेहतरीन नगर बनाने वालों तक का सफर तय हो गया है। अब समय है एक क्विक रिवीजन का, ताकि आज हमने जो भी सीखा है वो दिमाग में बिल्कुल लॉक हो जाए। इस 10वें सवाल को देखिए। ये हमारी पूरी यात्रा का एक दार्शनिक सार है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन करके इंसान ने जानवर को मित्र बनाया। नवपाषाण काल में कृषि करके उसने अपनी जड़ें दमाई। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज करके पृथ्वी को समझा, और सिंधु घाटी सभ्यता में नगर निर्माण करके अपने भविष्य का निर्माण किया। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है। और ये रही एक मास्टर क्लास चीट शीट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण काल, मुख्य खोज, प्रमुख स्थल और मानव इतिहास के प्रथम कदम सब कुछ एक ही जगह पर समराइज्ड हैं। एग्जाम से ठीक पहले ये बहुत काम आएगी। आज की क्लास पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।